Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. हमारा आज का टॉपिक है माइटोसिस। सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट एक सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं, से होता है। जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। इसी यूनिसेल्युलर जाइगोट के डिवीजन के फलस्वरूप मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। सेल डिवीजन का प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स साइक्लिक प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन 3 तरह के होते हैं: अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। Amitosis is a direct cell division characterized by the splitting of nucleus followed by that of cytoplasm। यानी कि अमाइटोसिस में सीधा सीधा न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोन्स आदि में पाया जाता है। माइटोसिस, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। एक पेरेंट सेल का 2 डॉटर सेल्स में डिवीजन, जिसमें पेरेंट सेल के बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। Mitosis involves the exact replication of parent cell followed by its division into 2 daughter cells which are identical and contain the same number of chromosomes as found in the parent cell. फ्लेमिंग ने ईयर 1879 में सर्वप्रथम माइटोसिस का वर्णन किया था। Process of mitosis. The complete process of cell division can be divided into 2 categories. First, कैरियोकाइनेसिस, या इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन का पीरियड भी कह सकते हैं, और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पेरेंट न्यूक्लियाई के 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होने का प्रोसेस है, जबकि साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म के इक्वल डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। माइटोसिस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग सेल साइकिल के बारे में जानेंगे। ये सेल साइकिल क्या होती है? सेल की लाइफ साइकिल शुरू होती है टीलोफेज के एंड में डॉटर सेल्स बनने से। ये डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से छोटे होते हैं और इनका डीएनए कंटेंट पेरेंट न्यूक्लियाई से जस्ट हाफ होता है। ये नया साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं जब तक प्रत्येक सेल का टोटल वॉल्यूम ओरिजिनल सेल के 4 गुना नहीं हो जाता और डीएनए कंटेंट डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा डबल नहीं हो जाता, जब तक ये सिंथेसाइज करते रहते हैं। इसके बाद सेल वापस डिवीजन के लिए तैयार होता है। It means the life cycle of a cell
involves two distinct phases. फर्स्ट है इंटरफेज, जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, और दूसरा है माइटोसिस यानी कि पीरियड ऑफ डिवीजन। इंटरफेज क्या होता है? ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि इंटरफेज में सेल रेस्ट करता है, वहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता, तो ये इसका रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरफेज दो सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच का इंटरवल पीरियड होता है। इस टाइम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिकली और सिंथेटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। इस समय सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज और स्टोर करते हैं, इसीलिए इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। यहाँ इस साइकिल के द्वारा कंप्लीट साइकिल को दर्शाया गया है। इंटरफेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पोस्ट माइटोटिक या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, जिसे हम G1 फेज भी कहते हैं, सिंथेटिक पीरियड या S पीरियड, और थर्ड है प्री माइटोटिक या सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसे हम G2 फेज भी कहते हैं। अब स्टेप वाइज देखते हैं कि किस फेज में क्या होता है। सबसे पहले पोस्ट माइटोटिक या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। इस फेज में नई डॉटर सेल्स साइज में ग्रो करती हैं और उन सभी सब्सटेंसेस और एंजाइम्स जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, इनका सिंथेसिस होता है। उन सभी सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है जो डीएनए के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। सिंथेटिक पीरियड में डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए की मात्रा में वृद्धि की जाती है। वर्टिब्रेट्स में यह पीरियड 6 से 8 घंटे तक का हो सकता है। थर्ड फेज है प्री माइटोटिक या सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसे हम G2 फेज भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर वॉल्यूम। इस समय न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूक्लियर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस भी इसी समय होता है। ये G2 फेज 3 से 4 घंटे तक की हो सकती है। तो अब हम जान सकते हैं कि इंटरफेज के दौरान सेल रेस्ट नहीं करता, बल्कि नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयारी करता है, इसीलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, वो है पीरियड ऑफ डिवीजन। इस डिवीजन के पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले भी हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के पूरे प्रोसेस को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेज में होने वाली जो चेंजेस हैं, जो इवेंट्स हैं, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन या माइटोसिस बिगिंस विद द प्रोफेज, और चारों स्टेजेस में प्रोफेज सबसे लंबी होती है। प्रोफेज की जो स्टेज होती है
वो सबसे लंबी होती है, जो कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे से अधिक का समय ले सकती है। प्रोफेज का इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट या घटना होती है एम्फीएस्टर बनने की। अभी एम्फीएस्टर कैसे बनता है देखते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं और दोनों के बीच प्रोटीन थ्रेड्स निकलकर एक स्पिंडल फॉर्म करते हैं। इसी दौरान सेंट्रियोल के चारों ओर एस्टर रेज निकलती हैं और प्रत्येक सेंट्रियोल व उसकी एस्टरल रेज एक एस्टर का निर्माण करती हैं। अब दोनों एस्टर, सेंट्रियोल व स्पिंडल मिलकर एक्रोमेटिक फिगर या जिसे हम कहते हैं एम्फीएस्टर बनाते हैं। एम्फीएस्टर के निर्माण के साथ साथ न्यूक्लियर इवेंट्स जो होते हैं वो हम देखते हैं क्या होता है प्रोफेज के दौरान। सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमेटिन मटेरियल ग्रेजुअली कंडेंस होकर डिस्टिंक्ट क्रोमेटिन थ्रेड्स बना लेते हैं बाय लूजिंग वाटर। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स स्प्रिंग की तरह कॉइल होकर शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब इनके चारों ओर यानी कि क्रोमोसोम्स के चारों ओर प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाता है। प्रोफेज के एंड में दोनों क्रोमेटिड सेपरेट और क्लियर हो जाते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम लेंथ वाइज स्प्लिट हो जाता है। ये तो थे न्यूक्लियर इवेंट्स। साथ साथ इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस भी होते हैं, जैसे सेंट्रोसोम डिवाइड होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगता है और सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रेज निकलने लगती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभी एम्फीएस्टर कैसे बनता है उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। यहाँ डायग्राम में जो दिखाया गया है कि प्रोफेज में चेंजेस किस तरह से देखे जा सकते हैं। माइटोसिस की सेकेंड स्टेज आती है मेटाफेज। यह स्टेज 6 से 13 मिनट में कंप्लीट हो सकती है या हो जाती है। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट सेंट्रियोल के बीच ओरिएंट होकर स्पिंडल्स बनाते हैं। मेटाफेज का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पर अरेंज होना। अब क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के पेरिफेरी से स्पिंडल के इक्वेटर की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। ये इक्वेटर पर इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके सेंट्रोमियर्स इक्वेटर पर होते हैं एंड आर्म्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पोल्स। प्रत्येक क्रोमोसोम अब मोर कॉम्पैक्ट और शॉर्ट हो जाता है और इनके दो क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट एट द सेंट्रोमियर जो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। थर्ड स्टेज है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज माइटोसिस में सबसे अल्पकाल की होती है, सबसे छोटी होती है। इस स्टेज में क्रोमेटिड सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हम डायग्राम्स में देख रहे हैं कि क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ मूव करने लगे हैं।
प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड होकर, सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? एनाफेज में। प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड होकर allows the separation of two sister chromatids into two daughter chromosomes. सेंट्रोमियर के डिवाइड होने के बाद जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दो डॉटर क्रोमोसोम्स बना लेती हैं। अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। क्रोमोसोम्स का यह मूवमेंट स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन द्वारा गवर्न किया जाता है। जैसे जैसे क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स भी कंट्रैक्ट होते चले जाएंगे। Centromere are pulled first towards the poles of the spindle and the arms of the chromosomes are dragged behind. यानी कि इस मूवमेंट के दौरान सेंट्रोमियर पहले पोल की तरफ खींचा जाता है, जबकि आर्म्स बाद में उसके पीछे पीछे मूव करते हैं। इस समय क्रोमोसोम्स हमें वी शेप के दिखाई देते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब क्रोमेटिड्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं और सेल अब नेक्स्ट स्टेज दैट इज टीलोफेज में एंटर कर जाता है। यह माइटोसिस की लास्ट स्टेज होती है। क्रोमेटिड जो अब क्रोमोसोम्स कहलाते हैं अनकॉइल होना शुरू कर देते हैं और डिसअपियर होने तक लंबे होते जाते हैं। न्यूक्लियोलस वापस अपीयर होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा बनने लगती है। स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स टूटकर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब नए डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इनके बीच प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होकर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन द्वारा दो कंप्लीट डॉटर सेल्स बना लेती हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रैक्शन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। माइटोसिस के समय बनी दो डॉटर सेल्स में गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म के डिवीजन के समय पेरेंट सेल में पेरिफेरी की ओर एक फरो या खांच बनती है जो सेल के बीच की तरफ एक्सटेंड होती है और फाइनली साइटोप्लाज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इस तरह से बन जाते हैं दो नए डॉटर सेल्स। अब ये बनी हुई दो नई डॉटर सेल्स किस फेज में एंटर होंगी? इंटरफेज में। इंटरफेज में ये क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस और एंजाइम्स सिंथेसाइज करेंगी और तैयारी करेंगी नेक्स्ट डिवीजन की। ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस। The time required for mitosis differs with species and environment. Normally, cell division की entire cycle approximately 18 hours लेती है, about 45 minutes from prophase to end of the telophase. और इसमें इंटरफेज का टाइम होता है लगभग 17 घंटे। तो 17 आवर्स तो केवल इंटरफेज के हो गए
और 45 मिनट्स लगते हैं केवल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चारों फेजेस में केवल 45 मिनट लगते हैं। जिसमें एनाफेज सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होता है, प्रोफेज और टीलोफेज बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं और मेटाफेज इंटरमीडिएट ड्यूरेशन का होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगा? प्रिपरेशन में, दैट इज इंटरफेज स्टेज में। नाउ इन द लास्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के बाद बनी 2 डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं। Therefore, mitosis maintains constant number of chromosomes in all the body cells of an organisms. कौन मेंटेन करता है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? माइटोसिस। इसके अलावा माइटोसिस इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंटल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ द डैमेज्ड टिश्यूज। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जाइगोट का एडल्ट में डेवलपमेंट भी माइटोसिस द्वारा ही होता है। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा माइटोसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।